1941 में एक कॉमिक का पहला इशू आया जिसने एक जुर्रत कर डाली। टारगेट किया उस दौर के सबसे शक्तिशाली आदमियों में से एक को। किताब के कवर पर एक हाथ में शील्ड लिए नीली लाल कॉस्ट्यूम में कोई हिटलर को मुक्का जड़ रहा था। ये सिर्फ एक बोल्ड स्टेटमेंट नहीं था, दूसरे विश्व युद्ध के सबसे सफल प्रोपेगेंडाज में से एक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूएसए ने वॉर प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए कॉमिक्स यूज की। कॉमिक्स एक ऐसा पॉपुलर मीडियम बनी जो यंग ऑडियंस को डायरेक्टली टारगेट करती थी, और क्या ही इंपैक्टफुली टारगेट करती थी। इस टाइम पर कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज को क्रिएट किया गया जो पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म का सिंबल बन गए। कॉमिक्स में विलन अक्सर नाजीज, जापानीज सोल्जर्स और एक्सेस पावर्स के स्पाइज होते थे। ये कॉमिक्स रीडर्स के दिमाग में एक क्लियर इमेज डाल रही थी, एलाइज अच्छे हैं और दुश्मन बुरे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट था जिससे लोगों को मोटिवेट किया जा सके वॉर एफर्ट्स में सपोर्ट करने के लिए, जैसे वॉर बॉन्ड्स खरीदना या आर्मी ज्वाइन करना। अपने पहले ही इशू में हिटलर को पंच करने वाला सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका ही था। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। 1941 पर्ल हार्बर इंसिडेंट के बाद अमेरिका परेशान था कि क्राइसिस के इस टाइम में वॉर एफर्ट्स को फाइनेंस कैसे किया जाए। तब यूएस ट्रेजरी ने अपना डिफेंस बॉन्ड प्रोग्राम क्रिएट किया। अमेरिकन्स को ये बॉन्ड्स खरीदने के लिए राजी करना था, सो तरह तरह के प्रोपेगेंडास चलाए गए। अडल्ट्स के लिए ये प्रचार प्रसार पोस्टर्स और शॉर्ट फिल्म्स के रूप में था, पर बच्चों के लिए सबसे सटीक तरकीब बैठी कॉमिक बुक्स। मनोरंजन का तरीका माने जाने वाली कॉमिक्स वॉर प्रोपेगेंडा का अहम हिस्सा बनी। एक ट्रिविया भी जान लीजिए, इवन मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे कार्टून कैरेक्टर्स भी वॉर प्रोपेगेंडा में यूज हुए। एक डोनाल्ड डक कार्टून द फ्यूरास फेस्ट ने हिटलर का मजाक उड़ाया और ऑस्कर भी जीता। मार्वल के भी अर्ली कॉमिक्स काफी वॉर फोकस्ड होते थे। ये कॉमिक्स बच्चों को हीरो बनने का सपना दिखाते थे और उन्हें सिखाते थे कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। कॉमिक्स ने वॉर को एक मॉरल फाइट बनाकर दिखाया। मार्वल यूनिवर्स के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देख पाए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। पर उस सिनेमाई दुनिया की शुरुआत कैसे हुई और क्या डिफरेंस है सुपर हीरो यूनिवर्सेस मार्वल और डीसी में, ये जानना भी तो बेहद जरूरी है। जो सिनेमाई मैजिक हम और आप कंज्यूम करना पसंद करते हैं, उसकी नींव कैसे रखी गई, ये भी मिस नहीं किया जा सकता। हमारा यूनिवर्स बना बिग बैंग से और सुपर हीरोज वाला यूनिवर्स भी बना एक बैंग से, अ बैंग क्रिएटेड बाय कॉमिक्स। तफसील से बात करेंगे कॉमिक्स की शुरुआत, हिस्ट्री और इम्पैक्ट के बारे में, और उन्हीं कॉमिक्स से जन्मे दो बेहद इंटरेस्टिंग सिनेमैटिक यूनिवर्सेस, उनके बीच के फर्क, सिमिलैरिटीज और कंपटीशन की भी। मार्वल वर्सेस डीसी का वादा आपसे पिछले वीडियो में किया था, उसे भी आज निभाएंगे। सो ब्रेस योरसेल्फ गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉमिक बुक्स की शुरुआत हुई थी लेट 1930s में। 1938 में एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 रिलीज हुई और दुनिया के सामने पेश किया गया सुपरमैन, वो किरदार जो प्रतीक था ऑफ एवरीथिंग ग्रेट अबाउट अमेरिका एंड ह्यूमैनिटी। सुपरमैन इस इशू का स्टार बन गया। उसके पॉपुलर होने की वजह बहुत सारी थी। कई अमेरिकियों की तरह सुपरमैन भी एक अप्रवासी माने इमिग्रेंट था, हालांकि किसी और देश से नहीं पर एक एलियन दुनिया से। कहना गलत नहीं होगा कि सुपरमैन अपने माता पिता और अपने परिवार से दूर रहने वाला सबसे बड़ा अप्रवासी माने इमिग्रेंट था। दूसरा, सुपरमैन कड़ी मेहनत, न्याय और सच्चाई जैसे वर्चूज माने गुण का मिश्रण था। एक सुपर हीरो की पॉपुलैरिटी बढ़ी और जल्द ही और कैरेक्टर्स भी मार्केट में आते गए, जिनमें ह्यूमन टॉर्च, बैटमैन, सबमैरिनर, वंडर वुमन, कैप्टन मार्वल, द शील्ड और ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका शामिल थे। 1930 के दशक में जब ग्रेट डिप्रेशन का दौर चल रहा था, कॉमिक्स और खूबियों के चलते भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। एकेडमिक स्कॉट कॉर्ड का दावा है कि कॉमिक्स ने पाठकों को वास्तविक जीवन में गलत काम करने वालों को सजा देने की कल्पना करने की चॉइस तो दी ही, साथ ही ये रीडर्स के लिए एक अच्छा एस्केप भी साबित हुई। चूंकि 1930 के दशक में इकोनॉमिक डिप्रेशन अमेरिकियों की चिंताओं को बढ़ा रहा था, इसीलिए रीडर्स को सुपर हीरोज का सोसाइटी में मौजूद लालची और बुरे लोगों से लड़ना और उन्हें पछाड़ना बहुत भाया। जो फाइनेंशियल क्राइसिस का फायदा उठा और लोगों को तासते परेशान करते थे, उन जैसे लोग ही इन सुपर हीरो कॉमिक्स में विलन थे। ऐसों से खुद न लड़ पाने पर किसी और को उन्हें हराता देख रीडर्स खुश होते। उदाहरण के तौर पर ग्रीन लैंटर्न, सुपरमैन और बैटमैन जैसे शुरुआती किरदार अक्सर करप्ट बिजनेसमैन से भिड़ते थे, जो 1930 के दशक के अंत में गरीब और हताश वर्कर्स के साथ दुर्व्यवहार करते थे। युद्ध जीतने के प्रयास के साथ कॉमिक्स भी चलती रही। उस वक्त कॉमिक्स का मेन एम वॉर बॉन्ड्स बेचना था। अगर सभी नहीं तो ज्यादातर कॉमिक्स ने युद्ध के दौरान अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अपने सुपर हीरोज का इस्तेमाल किया। इस दौरान कॉमिक्स के कवर पर आमतौर पर ऐसे ग्राफिक्स होते थे जो ग्राहकों को वॉर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते थे। प्रोपेगेंडा मूवमेंट का समर्थन करते वक्त कॉमिक बुक्स वेंट एन एक्स्ट्रा माइल।
इन कॉमिक्स के कवर पर हमेशा वॉर बॉन्ड्स की खरीद और बिक्री को सपोर्ट करती लाइंस या स्लोगन्स होते थे। साथ ही पब्लिशर्स अक्सर सुपर हीरोज को आइडियल देशभक्त वाले खांचे में फिट करने के लिए उन्हें ट्रांसफॉर्म भी करते थे। प्रचार प्रसार के इस तरीके का एम सीधे कॉमिक्स की बिक्री माने सेल्स से रिलेटेड था। वॉर जीतने के लिए सभी अमेरिकियों का उसमें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक शामिल होना, अपना हिस्सा निभाना जरूरी था। वॉर बॉन्ड्स का अवेलेबल होना वो तरीका था जिससे सभी लोग भाग ले सकते थे। 1940 और 41 में कई कॉमिक बुक्स में यूरोप और एशिया में युद्धों की घटनाओं के बारे में कहानियां थी। बेशक ये रुख अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले का था और काफी कंट्रोवर्शियल भी था। ऐसे समय में जब तकरीबन सभी अमेरिकन यूरोप में एक और युद्ध से कुछ लेना देना नहीं चाहते थे, तब कॉमिक्स के कैरेक्टर्स ने ये काम किया। इंटरेस्टिंग बात यह भी कि सुपर हीरोज की कहानी लिखने वाले कई राइटर्स खुद ज्यूज माने यहूदी थे। उन्हें लगा कि विदेशों में जो कुछ हो रहा था उसके खतरों के बारे में अमेरिकी जनता को प्रभावित करना उनकी जिम्मेदारी थी। बैटमैन कॉमिक्स की शुरुआती एडिशंस ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि बैटमैन ने कभी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही हत्या की, लेकिन 1943 की कॉमिक बुक के कवर पर बैटमैन को अमेरिकी सैनिकों को बंदूकें सप्लाई करते और 7th वॉर लोन को सपोर्ट करते हुए दिखाया गया। डोंट फॉरगेट द टाइम डियर फ्रेंड्स। ये इशू आया था 1943 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से 2 साल पहले। अमेरिकी सरकार ने भी अपनी कॉमिक्स के क्रिएशन में भाग लिया। 1943 में अमेरिका को विमान ईंधन माने प्लेन फ्यूल की सख्त जरूरत थी। इस समय तक तेल रिफाइनरियों में तैनात कर्मचारी अपने काम में फंस गए थे। सरकार की पेट्रोलियम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वॉर PAW ने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए कॉमिक बुक्स डिजाइन की। पहली कॉमिक कमिंग ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर एक बड़ी सफलता साबित हुई, जिसने पॉ को अंडर कवर वॉर कॉमिक सीरीज बनाने के लिए मजबूर किया। इन कॉमिक्स ने वर्कर्स को साबित कर दिया कि उनका काम कितना जरूरी था। कैप्टन अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रोपेगेंडा के लिए कॉमिक्स के रूप में अवतार लिया, एक टेलर मेड सुपर हीरो जिसे वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करने और वॉर बॉन्ड्स बेचने के लिए बनाया गया था। उस वक्त सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका ने हर महीने 10 लाख एडिशंस बेचे। अमेरिका में इन कॉमिक्स का सबसे बड़ा कस्टमर थी यूएस आर्मी खुद। सेना ने बेसिकली ये कॉमिक्स मनोरंजन और डिस्ट्रैक्शन के लिए खरीदी थी, लेकिन जल्द ही सोल्जर्स गॉट हुक टू द कॉमिक्स। कैरेक्टर डेवलपमेंट, बुराई और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के वो आदी हो गए। इन कॉमिक्स का रिलेटेबल होना खासकर सोल्जर्स के लिए लाजमी था। पूरे युद्ध के दौरान कॉमिक बुक सुपर हीरो सिर्फ लड़ाई से परे वॉर एफर्ट्स में मदद करने के लिए काम करते थे। उन्होंने सप्लाईज पहुंचाने, घर पर जासूसों को रोकने और युद्ध में सैनिकों की मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो किया, ऑफ कोर्स सिर्फ कॉमिक्स में। इन कॉमिक्स के कई लेखक ऑफिसर ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन का हिस्सा थे और ये ऑर्गेनाइजेशंस कथित तौर पर बाकी देशों में क्या हो रहा था इसके बारे में सटीक जानकारी देने में रुचि रखती थी। यहाँ तक कि कॉमिक बुक्स में विज्ञापन भी युद्ध से संबंधित होते थे। पर कॉमिक्स में हो रही इन सपोर्टिव एक्टिविटीज ने लोगों को काफी प्रेरित किया। इन कैरेक्टर्स के एक्शंस अच्छे थे और अच्छाई की बुराई पर जीत एक कॉमन फैक्टर था इन सभी कहानियों में। पर्ल हार्बर से पहले कैप्टन अमेरिका द्वारा हिटलर के चेहरे पर मुक्का मारने से लेकर एड्स के जरिए होम फ्रंट पर वॉर एफर्ट्स को एनकरेज करने तक इन पीसेस ऑफ आर्ट ने युद्ध के दौरान एक पूरे देश को शिक्षित किया। कॉमिक्स की शुरुआत हुई थी उन्हें इंस्पायर करने के लिए जो घर में रहते थे, पर सुपर हीरो कॉमिक बुक्स के कैरेक्टर्स का सबसे सरप्राइजिंग असर उन लोगों पर पड़ा जिन्होंने वास्तव में युद्ध में भाग लिया था। शायद यही वजह है कि इन कॉमिक्स से उपजे सुपर हीरोज पर बनी फिल्म्स को हर उम्र के लोग आज भी पसंद करते हैं, माइंड यू वॉर वेटरन्स भी। इन किताबों को एस्केप का एक अच्छा जरिया समझा जाता था। वो सस्ती थी, कैरी करने में आसान थी और कॉमिक्स को पढ़ने के लिए कॉलेज एजुकेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये सैनिकों के लिए पार्शियल एंटरटेनमेंट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और थेरेपिस्ट सब कुछ थे। बेशक कॉमिक्स प्रोपेगेंडा थी, बट दे वर कमर्शियलिज्म एट इट्स फाइनेस्ट टू। कॉमिक बुक्स अथाह पैसा बनाने का बढ़िया साधन तो थी ही। उन्होंने 1950 के दशक में यूथ कल्चर के आने की अनाउंसमेंट ही कर दी थी। कॉमिक बुक्स वास्तव में युद्ध का हिस्सा बनी थी। इन कॉमिक्स के जरिए बच्चे और युवा पुरुषों ने जाना कि वो खुद युद्ध के प्रयासों में मदद करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। साथ ही बच्चों ने कॉमिक्स का उपयोग युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं से अपडेट रहने के लिए भी किया। 1977 में लेखक माइकल उस्लान ने कॉमिक्स के नेचर के बारे में कहा था कि 1930 के दशक से लेकर आज तक कॉमिक बुक्स ने अमेरिकी जीवन के ट्रेंड्स, परंपराओं और चिंताओं को व्यक्त किया है। कॉमिक्स राष्ट्रीय विचारों, कटबोली माने स्लैंग्स, नैतिकता माने मोरालिटी, रीति रिवाजों, परंपराओं, रेशियल एटीट्यूड्स यानी नस्लीय दृष्टिकोण, सनक, हीरोज और हमारी जीवन शैली को बनाने वाली
हर चीज को रिप्रेजेंट करती रही हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम एक एरा जो लेस थी मिलिट्री भर्तियों, आर्थिक तंगी, कंफ्यूजन और केओस से। उस दौर में कॉमिक्स के कल्चर ने इस कदर स्पीड पकड़ी कि लगभग 100 साल बाद भी उसका क्रेज बरकरार है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन कॉमिक्स के बढ़ते प्यार और पागलपन ने सिनेमा जगत को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लाइन ऑफ मूवीज भी दी। एक अलग कैटेगरी जो विदाउट फेल हर बार रिटर्न्स देती है, सुपर हीरो यूनिवर्स। एंड जस्ट लाइक आवर यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग एज वेल। शुरुआत में हमने मार्वल की बात छेड़ी थी, पुराने वीडियोस में एमसीयू की बात कही थी। सुपर हीरोज पर बने कंटेंट और उससे उपजते कंफ्यूजन को दूर करना भी तो जरूरी है। तो इन मूवी यूनिवर्सेस को जन्म देने वाली दो कॉमिक यूनिवर्सेस को जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी है। ये दो हैं मार्वल और डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिटेक्टिव कॉमिक्स। दशकों से मार्वल और डीसी कॉमिक्स कॉमिक बुक इंडस्ट्री के ट्विन पिलर्स के रूप में खड़े हैं। दोनों ने आइकॉनिक सुपर हीरोज बनाए, मैसिव सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का निर्माण किया, साथ ही पैशनेट फैन बेसेस भी डेवलप किए। हालांकि मार्वल और डीसी अक्सर राइवल्स के रूप में देखे जाते हैं, इनमें कई समानताएं भी हैं, लेकिन ये दोनों यूनिवर्सेस अपनी टोन, कहानी और स्टाइल में डिफरेंसेस के चलते भी डिफाइन किए जाते हैं। डीसी जो है मार्वल से पुराना है। डीसी कॉमिक्स की स्थापना हुई 1934 में नेशनल एलाइड पब्लिकेशन के रूप में। इसने 1938 में पहला मेजर सुपर हीरो सुपरमैन पेश किया। इसके बाद बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न आए। दूसरी ओर मार्वल कॉमिक्स की शुरुआत हुई थी 1939 में टाइमली पब्लिकेशन के रूप में। 1960 के दशक में एडिटर स्टैन ली के अंडर ये मार्वल बन गया। स्टैन ली ने जैक कर्बी और स्टीव डिट्को जैसे आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर और द एक्स-मैन जैसे कैरेक्टर्स के साथ एक ज्यादा ग्राउंडेड यूनिवर्स बनाया। डीसी यूनिवर्स को ट्रैवर्स और एक्सप्लोर करना है, ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, उस पर भी वीडियो ले आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑडियंस सर्वोपरि। मार्वल और डीसी कॉमिक्स की दुनिया आइकॉनिक सुपर हीरो से भरी हुई है, लेकिन हर मास्क वाले योद्धा और विलेनस मास्टरमाइंड के पीछे शानदार लेखक और क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को जीवन दिया। इन दूरदर्शी लोगों ने सिर्फ किरदार ही नहीं बनाए, उन्होंने एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट कर डाला जिसने पीढ़ियों से हमारी इमेजिनेशन कैप्चर की हुई है। मार्वल में लेजेंडरी स्टैन ली का नाम सबसे ऊपर है। जैक कर्बी और स्टीव डिट्को जैसे आर्टिस्ट के साथ ली ने स्पाइडरमैन, आयरन मैन, एक्स-मैन, हल्क और बाकियों को को क्रिएट किया। उनकी जीनियस सुपर हीरोज को फ्लॉज और इमोशंस देने में थी, जिससे वो सुपर ह्यूमन ना लगकर ह्यूमन ही फील होते थे। कर्बी, जिन्हें अक्सर किंग ऑफ कॉमिक्स कहा जाता है, ने मार्वल के कॉस्मिक साइड को आकार देने में भी मदद की। गैलेक्सीज में फैली एपिक कहानियों को गढ़ा, जहां मिस्टीरियस पर इक्वली इन्फ्लुएंशियल डिट्को ने स्पाइडरमैन को उसका आइकॉनिक लुक और क्वर्की पर्सनालिटी दी। वहीं डीसी कॉमिक्स की नींव पहले ही रख दी गई थी। सुपरमैन पहला ट्रू सुपर हीरो 1938 में जेरी सीगल और जो शस्टर ने बनाया था। इसके बाद आया बैटमैन, थैंक्स टू बॉब केन और राइटर बिल फिंगर। हालांकि फिंगर की भूमिका दशकों तक अनक्रेडिटेड रही। फिर वंडर वुमन आई, जिसे साइकोलॉजिस्ट विलियम मोल्टन मार्स्टन ने बनाया, जिसने इस मिक्स में एक शक्तिशाली महिला आइकन को जोड़ा। एलन मूर वॉचमैन, स्वैम्प थिंग, फ्रैंक मिलर द डार्क नाइट रिटर्न्स और नील गेमन द सैंडमैन जैसे मॉडर्न लेजेंड्स ने कॉमिक बुक स्टोरी टेलिंग को रीडिफाइन किया, डार्क, कॉम्प्लेक्स और पोएटिक बनाया। साथ में इन क्रिएटर्स ने न केवल लोगों को एंटरटेन किया, दे शेप्ड कल्चर टू। उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों को इंस्पायर किया और साबित किया कि कॉमिक बुक्स किसी भी नॉवल या फिल्म की तरह डीप और मीनिंगफुल हो सकती हैं। डीसी वर्सेस मार्वल कह रहे हैं तो इनके बीच के डिफरेंसेस समझना जरूरी है, और क्योंकि डीसी बना मार्वल है तो सिमिलैरिटीज भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले इनके बीच के फर्क को जान लेते हैं। डीसी सुपर हीरोज अक्सर देवताओं या गॉड से रिजेंबल करते हैं। सुपरमैन लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल है, वंडर वुमन लिटरली एक डेमी गॉडेस है, एक्वामैन अटलांटिस का राजा है, वो परफेक्शन के प्रतीक हैं, अक्सर न्याय, सत्य और शक्ति जैसे आदर्शों को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं मार्वल हीरोज आमतौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स वाले साधारण इंसान हैं। स्पाइडरमैन एक टीनेजर है जो हाई स्कूल के स्ट्रेस और गिल्ट से जूझ रहा है। आयरन मैन एक जीनियस बिलियनर है जो अल्कोहलिज्म और पीटीएसडी से जूझ रहा है। मार्वल हीरोज ज्यादा फ्लॉड हैं और इसी वजह से शायद ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं। डीसी काल्पनिक शहरों पर निर्भर करता है, जैसे गॉथम बैटमैन में, मेट्रोपोलिस सुपरमैन में और सेंट्रल सिटी फ्लैश में।
ये शहर अक्सर गहरी थीम्स को सिंबलाइज करते हैं। गॉथम डर और अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मेट्रोपोलिस उम्मीद और प्रकाश का रिप्रेजेंटेशन है। वहीं मार्वल अपनी ज्यादातर कहानियों को वास्तविक दुनिया के शहरों में सेट करता है, खास तौर पर न्यूयॉर्क सिटी में। इससे मार्वल दुनिया को ज्यादा ग्राउंडेड, रियलिस्टिक फील मिलता है। डीसी का झुकाव माइथोलॉजिकल, ज्यादा डार्क और सीरियस स्टोरी टेलिंग की तरफ है। इसके हीरोज अक्सर कॉस्मिक लेवल पर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से निपटते हैं। ये लार्जर देन लाइफ आइकन्स हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्वल बैलेंस बनाता है ह्यूमर, इमोशन और वास्तविक दुनिया के मुद्दों के बीच। ये सब होता है एक लाइटर टोन के साथ। हालांकि गंभीर विषयों से भी वो डील करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, नस्लवाद, रेसिज्म जैसे एक्समैन में दिखता है, एडिक्शन आयरन मैन में, जैसी थीम्स इन कहानियों के जरिए सेंटर में आती है। डिफरेंसेस की बात कर ली, अब समानताओं माने सिमिलैरिटीज पर आते हैं। इन्हें जानकर आपको ताज्जुब तो होगा ही, साथ ही ये भी पता चलेगा कि कंटेम्प्रेरीज किस कदर एक दूसरे को और एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। बैटमैन डीसी के और आयरन मैन मार्वल से। दोनों के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। इन्होंने अपनी पावर्स खुद बनाई है, क्योंकि दोनों ही बिलियनियर टेक जीनियसेस हैं। सुपरमैन डीसी और कैप्टन अमेरिका मार्वल, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस, लीडरशिप और स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करते हैं। वहीं एक्वामैन जो डीसी के हैं और नेमोर मार्वल से, दोनों ही अंडर वाटर वर्ल्ड के राजा हैं। फ्लैश डीसी के और क्विकसिल्वर मार्वल के, दोनों की सुपर पावर उनकी स्पीड है। और भी हैं, डीसी का ग्रीन एरो और मार्वल का हॉकआई, दोनों आर्चरी एक्सपर्ट्स हैं। डीसी का शज़ाम और मार्वल का थॉर, दोनों माइथोलॉजिकल पावर्स वाले कैरेक्टर्स हैं। शज़ाम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और जान लीजिए। शज़ाम को ये नाम रिसेंटली मिला क्योंकि इसका ओरिजिनल नाम है कैप्टन मार्वल, जो मार्वल वाले कैप्टन मार्वल से अलग है। और कैप्टन मार्वल नाम मार्वल कॉमिक्स का ट्रेडमार्क है। तो डीसी ने अपने वाले कैप्टन मार्वल का नाम बदलकर शज़ाम रखा, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। इसके साथ ही दोनों यूनिवर्सेस की अपनी टीम्स भी हैं। डीसी में जस्टिस लीग और मार्वल में एवेंजर्स। दोनों सुपर हीरो अलायंसेस हैं जो पृथ्वी को ग्लोबल खतरों से बचाने के लिए बनाई गई हैं। जस्टिस लीग आमतौर पर ज़्यादा डिवाइन और आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी है, जबकि एवेंजर्स ज़्यादा डाइवर्स और डिसफंक्शनल माने निष्क्रिय है, लेकिन वफादारी और दोस्ती इन्हें एकजुट रखते हैं। फिलहाल मार्वल फिल्म्स और मर्चेंडाइज का मार्केट में डोमिनेंस है, लेकिन एनिमेटेड सीरीज, ग्राफिक नॉवेल्स और बैटमैन, सुपरमैन जैसे प्रतिष्ठित कैरेक्टर्स में डीसी का दबदबा है। डीसी की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी और जोकर को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली। हालांकि मार्वल फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें एवेंजर्स एंड गेम अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। मार्वल और डीसी दोनों ही सुपर हीरो स्टोरीज बताने के इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स देते हैं। जहां मार्वल रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक प्लानिंग में एक्सेल करता है, वहीं डीसी माइथोलॉजिकल कहानियों, डेप्थ और आर्टिस्टिक रिस्क का एक पावर हाउस बना हुआ है। दोनों यूनिवर्सेस के फैन उनकी क्रिएटिविटी, विजन और कल्पना मानी इमेजिनेशन की सराहना कर सकते हैं। साथ ही उस डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए जो सुपर हीरो जॉनरा को इतना समृद्ध बनाती है। बेसिक्स क्लियर कर लिए, अब डिटेल में बात करेंगे MCU, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU रातों रात नहीं, बल्कि केयरफुल प्लानिंग, क्रिएटिव रिस्क्स और विजनरी लीडरशिप से एक ग्लोबल फिनोमेना बन पाया। 1993 में स्थापित मार्वल स्टूडियोज ने 2008 में आयरन मैन के साथ मोमेंटम पाया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने एक इंटरकनेक्टेड सुपर हीरो ब्रह्मांड के लिए टोन सेट की। इसने MCU की शुरुआत को चिन्हित किया, जो इतिहास में सबसे सफल फिल्म फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित हुई। इस वृद्धि के मूल में मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीज हैं। कॉमिक लोर और लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग की गहरी समझ के साथ उन्होंने इस यूनिवर्स को धीरे धीरे बनाने के लिए फेजेस का कॉन्सेप्ट पेश किया। उनकी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, टैलेंट परखने की कला और स्टोरी टेलिंग विजन ने मार्वल को एक कल्चरल पावर हाउस के रूप में तब्दील कर दिया। आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरो ने MCU को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट करने की उनकी चॉइस बहुत कारगर सिद्ध हुई, जिसने ह्यूमर, इमोशन और ग्राउंडेड एक्शन के साथ फ्रेंचाइजी की पहचान को आकार दिया। साल 2009 में डिज्नी के एक्विजिशन ने मार्वल को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े बजट और इंटरनेशनल रीच प्रदान की, जिससे इस ब्रांड का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया। जॉस विडॉन और रूसो ब्रदर्स जैसे डायरेक्टर्स ने MCU को सामूहिक कहानी माने, एन्सेम्बल स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ दी, खास कर दी एवेंजर्स और एंड गेम जैसी फिल्मों के साथ। ब्लैक पैंथर और शैंग-ची जैसी फिल्मों में दिखी डाइवर्स कास्टिंग और रिप्रेजेंटेशन, जिन्होंने स्टूडियो की कमिटमेंट को दर्शाया और इसकी ग्लोबल अपील को और ज्यादा बढ़ाया। मार्वल स्टूडियो की सफलता इनोवेशन, कोलैबोरेशन और निडर क्रिएटिविटी का नतीजा है, जिससे एक स्ट्रगलिंग कॉमिक ब्रांड
$30 बिलियन की सिनेमैटिक लेगेसी में तब्दील हो गई। वर्ल्ड फेमस हीरोज को मेंशन कर दिया तो देसी सुपर हीरोज का भी जिक्र करते चलते हैं। शक्तिमान दिमाग में कौन होगा? उसके अलावा भी भारत के पास अपना एक बड़ा सा संसार है सुपर हीरोज का। माइंड यू, ऊबो कूल सुपर हीरोज का राज कॉमिक्स यूनिवर्स। 1980s में राजकुमार गुप्ता ने राज कॉमिक्स बनाया। बाद में उनके बेटों मनोज और संजय गुप्ता ने इसे एक्सपैंड किया और राज कॉमिक्स भारत के घरेलू सुपर हीरो रेवोल्यूशन का केंद्र बन गया। अपनी वाइब्रेंट आर्ट, मिथ इंस्पायर्ड कहानियां और सोशली रेलेवेंट थीम्स के लिए जाने जाने वाली राज कॉमिक्स ने एक पॉपुलर इंडियन सुपर हीरो ब्रह्मांड को जन्म दिया। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, परमाणु, शक्ति, भेड़िया और भोकाल जैसे कैरेक्टर्स ने पाठकों के बीच कल्ट स्टेटस बना लिया। अपने पीक पर राज कॉमिक्स की हर महीने 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी, जो 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय युवाओं के लिए एक प्रमुख पुस्तक बन गई। फैंटेसी, एक्शन और इंडियन कल्चर के ब्लेंड वाली कहानियों के साथ राज कॉमिक्स देसी सुपर हीरो फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक और कल्चरल खजाना बना हुआ है। अपने देसी सुपर हीरोज की हिस्ट्री, उनसे जुड़ी कहानियां, किस्से वगैरह आप चाहते हैं कि हम आप तक लाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा कम क्लोजर। सीक्रेट है, आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो हम पक्का आप तक राज कॉमिक्स की पूरी गाथा लेकर आएंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।